हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। दोस्तों, पिछले एक महीने से लगातार बायोलॉजी की क्लासें चल रही है और जिसमें हम RUHS यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के BSc नर्सिंग के पूरे सिलेबस को कवर करा रहे हैं। साथ ही साथ एम्स से पैरामेडिकल और BSc नर्सिंग की जो बच्चे तैयारी करते हैं या जो लेब असिस्टेंट्स की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरे दोस्तों, राजस्थान के अंदर BSc नर्सिंग के फॉर्म निकल चुके हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप फॉर्म भराइएगा। और साथ ही साथ बायोलॉजी का पूरा रिवीजन बैच, जहां पे मैं कंप्लीट बायोलॉजी करवा रहा हूं, संपूर्ण बायोलॉजी इन 40 डेज, 40 दिनों के अंदर बायोलॉजी का पूरा रिवीजन करा रहा हूं। हर एक टॉपिक को कवर करवा रहा हूं बिल्कुल निःशुल्क, ठीक है। और हर एक पॉइंट को कवर करा रहा हूं। साथ में हर एक संडे को मेगा मैराथन क्लास भी हम चला रहे हैं। 4-4, 5-5 घंटे तक नॉन स्टॉप बैच चल रहे हैं विजय एजुकेशनल न्यूज के द्वारा। मेरे दोस्तों, विजय नर्सिंग एकेडमी के बैनर तले विजय एजुकेशनल न्यूज की टीम ने आपके लिए मॉडल पेपर की एक बहुत बड़ी श्रृंखला तैयार की है, जिसमें हमने 15 मॉडल पेपर के सेट तैयार किए हैं। जिन बच्चों को ये मॉडल पेपर चाहिए वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत फोन पे या गूगल पे करके और PDF मंगा सकता है। तो आगाज करते हैं, आज का टॉपिक शुरू करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पहले मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करवा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखना। मेरे दोस्तों, मादा जनन तंत्र से एक प्रश्न आता है, बड़ा इजी क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझना। कई बार हम नॉर्मल प्रश्न को गलत किए देते हैं। मेरे साथियों, मादा जनन तंत्र, हर एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम 2 भागों से मिलकर बनता है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेरे दोस्तों, प्राथमिक जनन अंग अगर कोई है तो नर के केस में वृषण है और मादा के केस में अंडाशय है। याद रखना, ऐसे नहीं कि एक हमारा स्टूडेंट है जिससे पूछा गया कि बता तू नर है कि मादा है, तो वो बालक कंफ्यूज हो गया। पूछा गया तेरे बॉडी के अंदर टेस्टिस है कि ओवेरी है, बालक ने कहा दोनों हैं। मेरे साथियों, इस तरह से हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप नर्सिंग ऑफिसर है, आप भावी डॉक्टर है कहीं ना कहीं। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मादा के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो अंडा से होता है और नर के अंदर वृषण होता है, ठीक है। और अगर द्वितीयक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें, सेकेंडरी जनन अंग की बात करें, प्राइमरी जनन अंग वो जिसमें युग्मक बनता है, याद रखना, जिसमें युग्मक यानी अंडाणु बनता है उसे प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। और मेरे दोस्तों, जो फर्टिलाइजेशन में या भ्रूणीय परिवर्धन में मदद करते हैं उन्हें द्वितीयक जनन अंग कहते हैं। तो द्वितीयक जनन अंग के रूप में मादा में कौन कौन से अंग होंगे? सबसे पहले एक होगा अंडवाहिनी। कौन मेरे दोस्तों? अंडवाहिनी, ओविडक्ट भी कहते हैं और इसे फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। तो याद रखना, एक तो हो गई आपकी फेलोपियन ट्यूब। इसके अलावा दूसरा जो रिप्रोडक्टिव का सहायक जो ऑर्गन है वो है मेरे दोस्तों गर्भाशय। गर्भाशय याद रखना, यूट्रस। इसके अलावा नेक्स्ट जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम क्या कहेंगे मेरे दोस्तों? योनि। क्या कहेंगे? योनि यानी वेजाइना। लेकिन मैं एक यहां पे बात बताना चाहूंगा, यहां हम योनि के लिए एक नाम उपयोग में लेते हैं क्योंकि मादाओं में जो बाह्य जनन अंग होता है उस बाह्य जनन अंग के भी बहुत सारी संरचनाएं होती है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, इस योनि के लिए हम सबसे ज्यादा उपयुक्त जो नाम काम में लेते हैं वो है भग या वल्वा। तो आज के बाद में हम इस पूरी संरचना को क्या नाम देंगे? वल्वा। और इस वल्वा के बहुत सारे भाग होते हैं, वल्वा के बहुत से भाग होते हैं जिन्हें हम यहां पे लिख देते हैं, बाद में इनके बारे में डिटेल में समझेंगे। वल्वा में दो जो है ओस्ट के जैसी संरचना होती है जिन्हें लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा कहते हैं, मतलब वृद्ध भगोष्ठ, वृद्ध भगोष्ठ। और इसके अलावा एक होता है मेरे दोस्तों लघु भगोष्ठ, इन्हें बोला जाता है लेबिया मेजोरा, और दूसरा होता है लेबिया
माइनोरा, याद रखना। इसके अलावा एक होता है क्लाइटोरिस, इसे भगक्षेप कहा जाता है मेरे दोस्तों। तो आपको हर एक चीज विजिबल होगी बोर्ड पे, और मैं बोल रहा हूं अगर छोटी मोटी चीज दाएं बाएं नहीं भी दिखे तो आप आराम से, मैं बोलता हूं चीजों को नोट कर लें आप, बिल्कुल जो किसी तरह की टेंशन नहीं पालें दिमाग में, मैं क्लियर कहना हूं, ठीक है। क्लाइटोरिस। इसके अलावा मेरे दोस्तों अगर मैं बात करूं मादा जनन तंत्र की, तो यहां पर वेस्टिबुलाई होती है, प्रगाढ़, जैसे बोलते हैं वेस्टिबुलाई, वेस्टिबुलाई। तो याद रखना ये कुछ भाग है वल्वा के, तो आप योनि के स्थान पर वल्वा नाम का उपयोग करें। तो ये है सहायक जनन अंग। इसके अलावा मादा में कुछ जनन ग्रंथियां भी होती है, जनन ग्रंथियां, तीसरा जनन तंत्र का भाग है जनन ग्रंथियां। नर में जनन ग्रंथियां थी क्या नर जनन तंत्र में? हाँ, प्रोस्टेट, शुक्राशय, बल्बो यूरिथ्रल। इसी तरह से मादा में मेरे दोस्तों दो ग्रंथियां पाई जाती है, कितनी? दो। दो कौन सी भाई? एक मेरे दोस्तों सबसे मुख्य जो ग्रंथि होती है जिसके बारे में आप सभी जानते हैं वो है स्तन ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि मेरे दोस्तों? स्तन ग्रंथि, यानी मेमरी ग्लैंड मेरे दोस्तों, याद रखना। और दूसरी बर्थोलिन ग्रंथियां, याद रखना, बार्थोलिन ग्रंथियां, बार्थोलिन ग्रंथियां। तो मेरे दोस्तों यहां पर यह है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात, क्लियर। अपन सबसे पहले अंडाशय की बात करेंगे, ओवेरी की बात करेंगे, और सबसे ज्यादा प्रश्न अंडाशय से ही आते हैं। मुझे भरोसा इस बात का है क्योंकि आप में जो सीखने की ललक है और जो जुनून है वो जुनून आपको अपने टारगेट तक जरूर लेके जाएगा। सभी बच्चों से निवेदन करूंगा एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। पहले हम अंडाशय की बात करेंगे मेरे दोस्तों। मादा के अंदर और नर के अंदर जो प्राथमिक जनन अंग है उसमें बहुत बड़ा फर्क है। क्यों? क्योंकि नर के वृषण तो उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में होते हैं, लेकिन क्या मादा के अंडा से उदर गुहा के बाहर होते हैं क्या? नहीं। नर के वृषण में जो शुक्राणु बनते हैं वो तो तापमान से प्रभावित होते हैं कि नहीं होते? क्या मादा के अंडाशय में जो अंडाणु बनते हैं वो क्या तापमान से प्रभावित होते हैं क्या? नहीं होते, याद रखना। तो यहां पे एक बड़ी बात पहले बता दूं, ये होंगे हमेशा कहां पर? उदर गुहा में, याद रखना, बड़ी बात कह रहा हूं। और इनमें जो अंडाणु बनेगा, जो अंडाणु बनेगा उसका तापमान से बहुत बड़ा रिश्ता नहीं होगा, मतलब शरीर से कम ताप नहीं चाहिए। तो इसमें जो अंडाणु बनेगा वो सामान्य ताप पर बनता है। किस ताप पर बनता है? सामान्य ताप पर, याद रख लेना, बड़ी बात कह रहा हूं। इसके बाद में हमारा जो अंडाशय है ये कितने पेयर है मेरे दोस्तों? तो 1 पेयर है, एक जोड़ी है। और अंडाशय की अगर संरचना की बात करें तो जो अंडाशय होते हैं उनमें यहां पर एक विशेष प्रकार का तंतु होता है, इसे हम मीजोवेरियन कहते हैं। क्या? मीजोवेरियन, याद रखना। और मेरे दोस्तों अंडाशय को टोटल 2 भागों में बांटते हैं। अंडाशय को कितने भागों में बांटा गया है? 2 में। अंडाशय का जो बीच का भाग है उसे मेडुला कहते हैं, मध्यांश कहते हैं। और अंडाशय का जो ये बाहर का भाग है मेरे दोस्तों इसको कॉर्टेक्स कहा जाता है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि अंडाशय का जो बाहर का भाग है उसको क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स, यानी क्या? वलकुट। क्या कहते हैं? वलकुट। और अंडाशय के बीच का भाग क्या कहलाता है? मेडुला। तो ये वलकुट कौन सा भाग है? बाहरी भाग है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, बड़ी बात बता रहा हूं, सुनिए। तो अंडाशय के कौन से भाग में अंड जनन चलता है? और यही पिछली बार का प्रश्न मेरे दोस्तों, ये प्रश्न पूछे गए थे कि अंडाशय के किस भाग में अंड जनन चलता है, कॉर्टेक्स में कि मेडुला में? याद रखना, बड़ी बात कह रहा हूं, अंडाशय के कॉर्टेक्स में ही अंड जनन चलेगा
oogenesis के द्वारा अंडाशय में अंडाणु बनते हैं और oogenesis हमेशा कॉर्टेक्स में चलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अंडाशय के कॉर्टेक्स में अंडाणु होंगे, कुछ पुट्टिकाएं होगी। भाई पुट्टिकाओं से ही तो अंडाणु बनते हैं, तो यहां बहुत सारी अंड कोशिका होगी, आप यूं कह दो। देखिए कैसे मेरे दोस्तों, ये इसका वलकुट वाला भाग है। वलकुट वाले भाग की अगर बात करूं तो इस अपने अंडाशय के ये जो मैं लेयर बना रहा हूं, ये है जनन उपकला, जर्मिनल एपिथेलियल। ये कौन सी झिल्ली है? जनन उपकला। मेरे दोस्तों, इस जनन उपकला में मादा जननिक कोशिका है, फीमेल जर्मिनल सेल है। और यही जर्मिनल सेल मेरे दोस्तों यहां पर ऊगोनिया में बदलती है। किसमें? ऊगोनिया में। तो यह है ऊगोनिया। ऊगोनिया वो कोशिका होती है जो आगे अंडाणु बनाने में भाग लेती है, अंड जनन में भाग लेती है। तो ये ऊगोनिया मेरे दोस्तों, इस ऊगोनिया के चारों तरफ कुछ और भी छोटी छोटी ग्रेनुलेसा कोशिकाएं जुड़ जाती है। जैसे किसी की शादी होती है तो उसके चारों तरफ उसके बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे रिलेटिव घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो दूल्हा है वो स्पेशल है। इसी तरह से दुल्हन भी स्पेशल है। इसी तरह से मेरे दोस्तों यहां पर अपना जो दूल्हा है वो कौन है? ऊगोनिया। इसलिए अंडाशय में इस ऊगोनिया के बाहर बहुत सारी कोशिकाओं की क्या होती है? इस तरह से लेयर बनती जाती है मेरे दोस्तों। और जब इस ऊगोनिया के बाहर इस प्रकार की लेयर बनती है तो यही ऊगोनिया किस में बदल जाता है? पहले बदलता है प्राथमिक पुट्टिका में। इस तरह की संरचना को क्या कहते हैं? प्राइमरी फोलिकल, प्राथमिक पुट्टिका। और मेरे दोस्तों फिर इस ऊगोनिया में विभाजन होता है। विभाजन से मेरे दोस्तों इस पुट्टिका के अंदर प्राथमिक अंडक बनता है, प्राइमरी oocyte। तो इसके अंदर क्या बन जाता है? प्राइमरी, ये अपन अंड जनन में अलग से पढ़ेंगे, प्राइमरी oocyte। और फिर और आगे डिवीजन चलता है मेरे दोस्तों, और जिससे सेकेंडरी oocyte बनता है। कैसा oocyte बनता है? सेकेंडरी oocyte, जिसे द्वितीयक अंडप कहते हैं। क्या? द्वितीयक अंडप। और इस द्वितीयक अंडप के बाहर बहुत सारी ग्रेनुलोसा कोशिकाएं होती है। और इस तरह की पुट्टिका को जिसमें द्वितीयक अंडप उपस्थित है उसे हम ग्राफियन पुट्टिका कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राफियन पुट्टिका। और मेरे दोस्तों अंडाशय के अंदर पाई जाने वाली ग्राफियन पुट्टिका ही ऐसी पुट्टिका है जो सबसे ज्यादा मेच्योर, सबसे ज्यादा बड़ी, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और इस ग्राफियन पुट्टिका में जैसे ही स्फुटन होता है, यह ग्राफियन पुट्टिका जैसे ही फटती है मेरे दोस्तों, तो इसके अंदर का ये जो द्वितीयक अंडाणु है, ये द्वितीयक अंडाणु बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से ये है द्वितीयक अंडाणु। कैसा अंडाणु है? द्वितीयक अंडाणु। द्वितीयक अंडाणु किससे बाहर निकला? ग्राफियन पुट्टिका से। ग्राफियन पुट्टिका के फटने से जो द्वितीयक अंडाणु बाहर आता है, इस क्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं मेरे दोस्तों। क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन। मैं फिर से एक बात बता रहा हूं, आप मुझे बताओ अंडाशय में क्या चलता है? अंड जनन या oogenesis चलता है। अंडाशय के कॉर्टेक्स में क्या होती है? पुट्टिकाएं होती है, फोलिकल होती है। फोलिकल का मतलब क्या? फोलिकल का मतलब यह है कि एक बहुकोशी की रचना जिसके अंदर अंडाणु का विकास चलता है, जिसके अंदर अंडाणु अलग अलग अवस्थाओं में बनता है। तो इन्हीं अंडाणु के बनने की अवस्था के लिए बहुत सारी पुट्टिकाएं आपको देखने को मिलती है। अंडाशय में सबसे पहले बनने वाली पुट्टिका को हम प्राथमिक पुट्टिका कहते हैं, प्राइमरी फोलिकल। प्राथमिक पुट्टिका से मेरे दोस्तों द्वितीयक पुट्टिका बनती है। द्वितीयक पुट्टिका से तृतीयक पुट्टिका का विकास होता है। और तृतीयक पुट्टिका से सबसे लास्ट में ग्राफियन पुट्टिका बनती है। कैसी? ग्राफियन पुट्टिका। तो मेरे दोस्तों इन पुट्टिकाओं का निर्माण इस कॉर्टेक्स वाले भाग में चलता रहता है।
किस भाग में चलता है? इस कॉर्टेक्स वाले भाग में। तो इस तरह से प्राथमिक से द्वितीयक पुट्टिका बनती है, द्वितीयक से तृतीय और तृतीयक से ग्राफियन पुट्टिका बनती है। और पुट्टिका में कौन बैठा हुआ है? अंडाणु, जो अपने आप को बना रहा है। तो ग्राफियन पुट्टिका के अंदर हमारा अंडाणु, जिसे आप द्वितीयक अंडाणु कहते हैं, वो बन करके तैयार हो जाता है। ग्राफियन पुट्टिका के अंदर का द्वितीयक अंडाणु बाहर निकलता है और अंडवाहिनी में प्रवेश करता है। किसमें चला जाता है? अंडवाहिनी में। मेरे दोस्तों, अंडवाहिनी में इस द्वितीयक अंडाणु से मिलने के लिए शुक्राणु आता है। जब शुक्राणु द्वितीयक अंडाणु के पास में आता है तो यह द्वितीयक अंडाणु तुरंत विभाजित होकर के अंडाणु में बदल जाता है और अंडाणु और शुक्राणु मिल जाते हैं और जाइगोट बन जाता है। इस तरह से अंडवाहिनी में जाने के बाद में अंडजनन पूरा होता है। अंडजनन की क्रिया कभी भी अंडाशय में पूर्ण नहीं होती, लेकिन वृषण में आपने पढ़ा होगा शुक्र जनन पूरा होता है, वृषण में शुक्राणु बन जाता है। लेकिन अंडाशय के अंदर मेरे दोस्तों अंडाणु नहीं बनता। अंडाशय में कौन सा अंडाणु बनता है? द्वितीयक। और ये द्वितीयक अंडाणु अंडाणु में कब बदलता है? वास्तविक अंडाणु में कब बदलता है? जब इसके पास फर्टिलाइज होने के लिए शुक्राणु आता है। क्या अंडाणु गतिशील है? नहीं। तो याद रखना, ये हमारा अंडाशय की बात हो गई। अंडाशय के दो भाग हैं। कौन से दो भाग हैं अंडाशय के? दोबारा इस बात को एक बार संक्षेप में जान लो, इससे कौन से प्रश्न बन सकते हैं। ध्यान से सुनिए मेरे दोस्तों, हर एक बात को देखिएगा आप। देखिए, हमारा जो अंडाशय है इसके दो भाग है। बाहर का भाग क्या कहलाया? कॉर्टेक्स। बीच का भाग क्या कहलाया? मेडुला। कॉर्टेक्स में क्या है? पुट्टिकाएं। कॉर्टेक्स में किस प्रकार की पुट्टिका है? सबसे पहले बनने वाली पुट्टिका को क्या कहा? प्राइमरी। प्राइमरी से कौन सी पुट्टिका बनी? सेकेंडरी। सेकेंडरी से कौन सी पुट्टिका बनी? टर्सरी। टर्सरी से कौन सी पुट्टिका बनी? ग्राफियन पुट्टिका। कैसी? ग्राफियन पुट्टिका। और इस ग्राफियन पुट्टिका में कौन से वाला अंडाणु है? ग्राफियन पुट्टिका में द्वितीयक अंडाणु है। द्वितीयक अंडाणु। और जब ग्राफियन पुट्टिका पूरी तरह से क्या हो जाती है? परिपक्व, तो ग्राफियन पुट्टिका क्या हो जाती है? स्फुटित हो जाती है, फट जाती है। जब ग्राफियन पुट्टिका फट जाती है तो इसके अंदर का कौन? इसके अंदर का अंडाणु, कौन सा अंडाणु? द्वितीयक अंडाणु क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। तो मेरे दोस्तों, आपसे अगर कोई कहे कि अंडोत्सर्ग क्या है तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि अंडाशय के कॉर्टेक्स के अंदर बहुत सारी पुट्टिकाएं पाई जाती है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण पुट्टिका का नाम है ग्राफियन पुट्टिका। ग्राफियन पुट्टिका में द्वितीयक अंडाणु होता है। जब ग्राफियन पुट्टिका फट जाती है तो द्वितीयक अंडाणु बाहर आ जाता है। इस क्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। बाहर आने के बाद में ये द्वितीयक अंडाणु को कौन ले लेती है? अंडवाहिनी। कौन ग्रहण कर लेती है? अंडवाहिनी। और इस द्वितीयक अंडाणु से वहां पर मिलने के लिए कौन आता है? शुक्राणु। जैसे शुक्राणु द्वितीयक अंडाणु के पास में आता है तो द्वितीयक अंडाणु में जो रुका हुआ विभाजन है वो पूरा हो जाता है और द्वितीयक अंडाणु अब किस में बदल जाता है? अंडकोशिका में। और वो अंडकोशिका और शुक्राणु मिल करके जाइगोट में बदलते हैं और फिर जाइगोट आगे किस में बदलता है? भ्रूण में बदलता है मेरे दोस्तों। एक बात अब सुनो, लास्ट पॉइंट। अब मेरे दोस्तों, ये जो फटी हुई ग्राफियन पुट्टिका है, ये जो फटी हुई ग्राफियन पुट्टिका है जिसके अंदर से द्वितीयक अंडाणु निकल गया, इसके बाद ये फटी हुई पुट्टिका जो है इसे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पस ल्यूटियम। आप इसे ल्यूटियम से याद रखना कि जिसके साथ लूटपाट हुई है, जैसे लूट लिया, जिसके अंदर का द्वितीयक अंडाणु लूट लिया, वो क्या कहलाएगी? कार्पस ल्यूटियम। मेरे दोस्तों, कार्पस ल्यूटियम के द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कौन स्रावित करती है? कार्पस ल्यूटियम। जानते हो क्यों स्रावित करती है?
कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन का स्रावण इसलिए करती है कि जो ये द्वितीय अंडाणु गया है ना अंडवाहिनी में, ये द्वितीय अंडाणु जो अंडवाहिनी में गया है, ये आराम से शुक्राणु से मिले, भ्रूण में बदले, और इस भ्रूण का गर्भाशय की जो आंतरिक झिल्ली है उसमें सही ढंग से आरोपण हो सके। मतलब कि गर्भाशय की अंदर वाली जो झिल्ली होती है मेरे दोस्तों, वो महिलाओं में क्या होता है, प्रत्येक महीने में हटती रहती है और पुनः बढ़ती रहती है। महिला में जो एमसी चक्र चलता है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो हर एक महीने में रिपीट होता है। तो होता क्या है कि महिलाओं में ये वाला स्तर हटता रहता है हर एक महीने में। लेकिन मेरे दोस्तों, महिला की जो अंडवाहिनी में अंडाणु आया है, अगर इस अंडाणु से शुक्राणु मिल जाए तब तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से भ्रूण बनेगा, भ्रूण यहाँ गर्भाशय में आके आरोपित होगा। तो जब भ्रूण यहाँ आके आरोपित हो जाएगा, फिर भी ये लेयर जड़ेगी क्या, फिर भी महिलाओं में एमसी चलेगी क्या? नहीं। फिर महिलाओं में कितने महीने के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है मेरे दोस्तों? 9 महीने के लिए। और 9 महीने के लिए उस भ्रूण का परिवर्धन चलता है। तो 9 महीने तक हमें इस स्तर को हटने नहीं देना है, इस स्तर में कोई हलचल नहीं होने देनी है। और उस हलचल को रोकने वाला हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन। याद रखना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मेरे दोस्तों, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मेरे दोस्तों गर्भ को, सगर्भता को बनाए रखता है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को 9 महीने तक इस अंडाशय में मौजूद कार्पस ल्यूटियम स्रावित करती रहती है। समझ रहे हो बात को? अगर ये कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो गई तो प्रोजेस्टेरोन नहीं आएगा, और प्रोजेस्टेरोन नहीं आया तो यहां हलचल शुरू हो जाएगी और ये गर्भ गिर जाएगा। तो अगर कोई कहे कि एक महिला प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसके बाद में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो गई, तो बताओ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होगी तो क्या होगा? इस गर्भाशय की आंतरिक झिल्ली में हलचल होगी, हलचल से वो गर्भ गिर जाएगा, महिला के अंदर गर्भता का समापन हो जाएगा। याद रखना। तो मेरे दोस्तों, बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण कोशिका, महत्वपूर्ण संरचना है कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम बनती कब है? जब ग्राफीन पुट्टिका के अंदर का अंडाणु उत्सर्जित हो जाता है। और ग्राफीन पुट्टिका किससे बनी है? तृतीयक से। तृतीयक किससे बनी है? द्वितीयक से। द्वितीयक किससे बनी है? प्राथमिक पुट्टिका से। ये सारी की सारी पुट्टिका इस अंडाशय के कॉर्टेक्स में बढ़ती रहती है। याद रख लेना मेरे दोस्तों। आपको पता है एक महिला के अंदर आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 दिन चलता है, लगभग 28 दिन चलता है। तो उन 28 दिनों में ये बदलाव चलते रहते हैं। नया अंडाणु आता है, अगर उस अंडाणु से शुक्राणु नहीं मिलता है तो फिर महिला में नया चक्र शुरू होता है। ये चलता रहता है मामला, ठीक है। तो एक महिला में होगा और हार्मोन होता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ, देखें एस्ट्रोजन का स्रावण कौन करता है? शाबाश, बताओ देखें। जितने भी बच्चे लाइव में जुड़े हैं, एक तो मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे दोस्तों। आप ही की सपोर्ट के बलबूते ये विजय एजुकेशन एंड न्यूज इतनी ग्रोथ कर रहा है। और मेरे पास पिछले जो है फॉर्म निकलने के बाद में लगातार बच्चों के मैसेज आ रहे हैं मॉडल पेपर के लिए। मैं क्षमा चाहता हूं अगर मैं किसी के मैसेज का जवाब समय पे नहीं दे पा रहा हूं, तो मैं रात को 2-2, 3-3 बजे तक बैठ करके आपके ऊपर मॉडल पेपर भेज रहा हूं, आपके मैसेजों का जवाब दे रहा हूं। हमेशा हर एक बच्चे को जवाब मिलता है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपको जवाब नहीं मिला हो। जवाब जरूर देता हूं, लेकिन समय लगता है। तो मेरे दोस्तों, आप भी मॉडल पेपर खरीदिएगा। 100 रुपए के अंदर 15 मॉडल पेपर के सेट, साथ में नोट्स, साथ में वीडियो सॉल्यूशन, सारी चीजें मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन क्लासों की कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री में कक्षाएं चल रही है। इन्हें जरूर देखते रहिएगा मेरे दोस्तों, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे को बहुत से बच्चे हैं जो स्क्रीन रिकॉर्ड करके वीडियो की भेजते हैं कि सर देखिए हमने आज स्टोरी लगाई है, हमने आज स्टेटस पे लगाया है, मैंने आज 10 दोस्तों तक भेजा है, मैंने आज 50 दोस्तों को जोड़ा है, आज मैंने मेरे स्कूल के 4 दोस्तों को आपके YouTube चैनल से जोड़ा है। और जब मैं ये बातें सुनता हूं हमें बहुत खुशी होती है मेरे दोस्तों, क्योंकि आप हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है आपको पढ़ाने का, और हम हमारे फर्ज का बड़ी ही ईमानदारी से निर्वहन कर रहे हैं मेरे दोस्तों। मैं हमेशा आपका सपोर्ट करता रहूंगा, आपका पूरा सिलेबस कराऊंगा। आप इस विजय पूनिया पे भरोसा करना मेरे दोस्तों। और बायोलॉजी आपको इस प्रकार से याद करा दूंगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। लेकिन मेरे दोस्तों, आपको पॉजिटिव रहना होगा। दुनिया जो आपको
दुनिया जो आपको रोकने का काम करती है उनके बहकावे में मत आना, नेगेटिव लोगों की संगति मत करना। इन 40 दिनों के अंदर एक प्लान बना लो आप लोग कि मुझे हर हाल में सर तैयारी करनी है। देखिए इस लाइव क्लास में जितने भी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, एस्ट्रोजन का श्रावण कौन करता है बताओ। देखें, संदीप शर्मा, कशिश, एक्सट्रॉन, किंग कोहली, हरचंद कुमार, भंवरलाल मेघवंशी, परवीन मीणा, साक्षी जोशी, इसके अलावा हमारे साथ इस क्लास से जितने भी बच्चे जो डेली लाइव जुड़ते हैं, मैं उनका हमेशा तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे दोस्तों। चाहे वो विष्णु हो, चाहे मीट बायो फैक्ट हो, चाहे शिवराज डाबी हो, चाहे आरती जांजू हो, प्रकाश कुमार गुर्जर हो, अनिल हरितवाल हो, पीयूष कुमार सैनी हो, इंदिरा सिंह, श्यामलाल केरेला, दीपक वैष्णव, इसके अलावा रमेश कुमावत, देवेंद्र सिंह, ठीक है, सुरेश सिंह भाटी, सुनील कुमार बिश्नोई, देवेंद्र कुमार आर्या, सुनील कुमार कुलदीप, इसके अलावा सुरेश कुमार परियार, अशोक सिंह राजपुरोहित, इसके अलावा कविता वंदना, इसके अलावा देवेंद्र कुमार परियार, ठीक है, देवेंद्र कुमार कुमावत, इसके अलावा मुस्कान यादव, इसके अलावा रोहित सैनी, दिशा सोनी, सभी साथियों का, सभी दोस्तों का, सभी स्टूडेंटों का, सभी अभिभावकों का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। और मेरे दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक दी गई है, सभी वेबसाइट को भी विजिट जरूर करना। वेबसाइट पर मैंने सिलेबस की पीडीएफ डाल रखी है। और आप विजय एजुकेशन एंड न्यूज के टेलीग्राम चैनल को अभी के अभी ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पे आपको क्लास का शेड्यूल मिलता है, कौन सी क्लास कब चलती है उसके बारे में। बिल्कुल सही कह रहे हो आप मेरे दोस्तों। जो पुट्टिका होती है, पुट्टिका की थीका परत के द्वारा एस्ट्रोजन का स्रावण होता है। तो मेरे दोस्तों अंडाशय की पुट्टिका एस्ट्रोजन स्रावित करती है और अंडाशय की कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन स्रावित करती है। तो क्या ग्राफियन पुट्टिका एस्ट्रोजन का स्रावण करती है? हाँ। और ग्राफियन पुट्टिका टूट जाती है तो किसका स्रावण? प्रोजेस्टेरोन का। अब मेरे दोस्तों लास्ट पॉइंट बताना चाहता हूं, बाकी कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, जल्दी ध्यान से सुनिएगा। अगर ये कार्पस ल्यूटियम अपघटित हो जाए, मान लो कि किसी में निषेचन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा? वो अंडाणु भी नष्ट होगा और इधर से ये कार्पस ल्यूटियम नष्ट होगी। जब कार्पस ल्यूटियम नष्ट होती है तो एक सफेद रंग की संरचना बनती है, उसे कार्पस एल्बिकेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पस एल्बिकेंस। कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि कार्पस ल्यूटियम के अपघटन से बनने वाली श्वेत संरचना क्या कहलाती है? कार्पस एल्बिकेंस कहलाती है। और मुझे पूरा भरोसा है कि यह प्रश्न एग्जाम में आने लायक है मेरे दोस्तों, कभी भूलना मत। तो अंडाशय से रिलेटेड अगर ये चीजें आए तो आप कभी भूलना नहीं मेरे दोस्तों, बढ़िया तरह से ये चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको अंडवाहिनी के बारे में कोई जानकारी पूछे तो मेरे दोस्तों ये जो आपकी संरचना है, ये जो संरचना है, ये आपका है गर्भाशय। और गर्भाशय के दोनों ओर मेरे दोस्तों, गर्भाशय के दोनों ओर इस प्रकार से एक नली का आकार क्या पाई जाती है? संरचना पाई जाती है। और गर्भाशय के दोनों ओर जो ये नली का आकार संरचना है मेरे दोस्तों, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अंडवाहिनी कहते हैं। ये अंडवाहिनी मेरे दोस्तों नीचे की तरफ आकर के इस प्रकार से गर्भाशय में खुलती है। किस में खुलती है? गर्भाशय में। तो ये भी एक अंडवाहिनी है और ये भी एक दूसरी अंडवाहिनी है। अंडवाहिनी के नीचे की तरफ ये इस प्रकार से अंडाशय होता है मेरे दोस्तों। तो अंडवाहिनी के नीचे की तरफ इस प्रकार से क्या होगा? अंडाशय होगा मेरे दोस्तों। और अंडाशय ने जो अंडाणु मुक्त किया है वो अंडवाहिनी ग्रहण करती है। अंडवाहिनी के टोटल 3 भाग होते हैं। एक इस प्रकार से फूला हुआ भाग भी होता है अंडवाहिनी का, ठीक है। और एक अंडवाहिनी का अंतिम भाग जो है जिसके ऊपर झालर पाई जाती है, इस प्रकार से फिम्बरी पाई जाती है। तो ये झालर नुमा जो भाग है कीप के जैसा, इसे इनफंडीबुलम कहते हैं। इनफंडीबुलम। तो अंडवाहिनी का जो कीप नुमा भाग है वो है इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम के पीछे एक ऐसे फूला हुआ भाग होता है, इसे मेरे दोस्तों तुम्बिका कहते हैं। इसी को एम्पुला बोलते हैं, एम्पुला। तो दूसरा भाग हो गया एम्पुला, याद रखना। और तीसरा जो भाग है वो बहुत ज्यादा संकरा होता है, नेर होता है, उसे इस्तमस कहते हैं। क्या? इस्तमस। तो मेरे दोस्तों अंडवाहिनी
गर्भाशय के दोनों ओर पाई जाने वाली नलिका नुमा संरचना है, जिसके 3 भाग होते हैं। 3 कौन से? एक का नाम क्या है? इनफंडीबुलम। क्या? इनफंडीबुलम। दूसरे भाग का क्या नाम है मेरे दोस्तों? दूसरे भाग का नाम है एम्पुला। क्या? एम्पुला। और तीसरे भाग का क्या नाम है? इस्तमस। क्या? इस्तमस। याद रखना। तो मेरे दोस्तों, जो एम्पुला वाला भाग है, ये फूला हुआ, इसी भाग के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। याद रखना, फर्टिलाइजेशन कहां होता है? अंडवाहिनी में। और अंडवाहिनी में कहां पर? तो एम्पुला में। एम्पुला और इस्टमस के जंक्शन पर, याद रखना, हमेशा मेरे दोस्तों फर्टिलाइजेशन होता है। और मेरे दोस्तों, अंडाणु को कौन प्राप्त करता है अंडाशय से? तो ये झालर या फिम्बरी प्राप्त करती है। और यहां छिद्र होता है, उसे ओस्टिया कहते हैं मेरे दोस्तों। याद रखना, ठीक है। तो याद रखना, ये भी एक तरह से ओपरकुलम होता है, एक छिद्र होता है मेरे दोस्तों, ठीक है। और फिर मेरे दोस्तों, यहां पे जब जाइगोट बन जाता है, तो वो जाइगोट नीचे किस में आ जाता है? गर्भाशय में। और गर्भाशय के अंदर 3 तरह की लेयर होती है, एंडोमेट्रियम, बीच में मायोमेट्रियम, और बाहर की तरफ जो है पेरीमेट्रियम। फिर इसके नीचे की तरफ यहाँ पे गिरवा होती है, और गिरवा के नीचे योनि पाई जाती है। योनि में बहुत सारे भाग है, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, इसके अलावा क्लाइटोरिस। ये सारी चीजें अपन कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही। और मैं एक बार जाते जाते और कहूंगा, इस चैनल की लिंक को आप कम से कम 10 दोस्तों तक जरूर भेजें। जैसे ही क्लास कंप्लीट हो, 1 मिनट नहीं लगेगा मेरे दोस्तों, आप अपने फेसबुक पर, आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर इस जानकारी को शेयर करें। हम जब आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमारे लिए 1 मिनट का त्याग करें, बलिदान करें मेरे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।